तो जो है ना हम लोग आगे चलते हैं, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बाद। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बताया था, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, ठीक है। ये सब के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, राइट। तो अब बताए थे हम लोग कि डेल्टा क्यू इज माइनस ऑफ डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। दिस थिंग आई हैव डिस्कस्ड टू यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, ये लिख लो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो जाएगा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अब देखेंगे कि डेल्टा क्यू माइनस ऑफ, देखोगे डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। तो इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल, तो इस केस में क्या होगा, देन व्हाट वुड यू राइट टू, लाइक टू राइट, तो डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सर डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज द पॉइंट, दिस इज सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डब्ल्यू। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? So this is something which is path independent. This shows that if a system is taken through a process in which delta U is equal to 0, so of course here is a thermal expansion, isothermal expansion of an ideal gas. That is delta Q is equal to delta of W. This is isothermal expansion of an ideal gas. That is heat supply to the system is used up entirely by the system in doing work on the environment. ठीक है, तो आप इसको लिख लो इसमें कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड अप इंटायरली बाय द सिस्टम, ठीक है। तो हीट सप्लाइड, दिस इज समथिंग व्हिच इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, तो हीट सप्लाइड, यू कैन से दैट heat supplied to the system is used up, to the system is used up, right, is used up entirely by the system, entirely by the system, ठीक है। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूज्ड अप entirely by the system in doing work, in doing work on the environment, in doing work on the environment, in doing work on the environment, लिख लीजिए आप इसको फास्ट, ठीक है। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड अप entirely by the system in doing work on the environment, ठीक है। तो यहाँ पे हीट सप्लाइड कहीं ना कहीं यूज होता है सिस्टम में, ठीक है ना। किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा, इंटायरली सिस्टम के द्वारा यूज होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इन डूइंग वर्क ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड अप इंटायरली बाय द सिस्टम इन डूइंग वर्क ऑन द इन्वायरमेंट, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डब्ल्यू मीन्स कि कहीं ना कहीं सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और ये यूज हो रहा है इंटायरली किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा इंटायरली यूज हो रहा है, जिसपे हम वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन डूइंग वर्क ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से। तो अगर हम लोग समझते हैं कि इफ द सिस्टम इज अ गैस इन अ सिलेंडर, ठीक है। अगर सिस्टम, मान लेते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो क्या है, गैस है, ठीक है। इफ अ सिस्टम इज अ गैस इन अ सिलेंडर, कोई भी सिलेंडर में सिस्टम जो है आपका, मतलब गैस को रखा गया है, ठीक है। और उस गैस में क्या है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। तो अगर गैस कैसा है, पिस्टल है, मूवेबल पिस्टल है, मीन्स कि वो पिस्टन मूव कर रहा है। तो उस केस में जो गैस जो है ना मूव कर रहा है पिस्टन में, वो वर्क नहीं करेगा। द गैस इन मूविंग द पिस्टन डज वर्क, सॉरी, जो गैस है ना, जब हम पिस्टन को मूव कराएंगे तब वो वर्क करेगा, नहीं करेगा नहीं, वो वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ही हम इस पिस्टन को मूव कराते हैं, तो जैसे जैसे हम पिस्टन को मूव कराते जाते हैं, तो यू कैन से दैट कि उसी के अकॉर्डिंग से गैस वर्क करता है, सिंस फोर्स इज प्रेशर टाइम्स प्रेशर पर यूनिट एरिया, ठीक है। सॉरी, फोर्स इज व्हाट, यू कैन से दैट pressure into area, तो pressure is equal to force per unit area, you can say that।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो बोल सकते हैं कि फोर्स इज प्रेशर टाइम्स एरिया, इज प्रेशर इनटू एरिया, एंड एरिया टाइम डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम. तो area into displacement is what? Something which gives volume, and work done by the system against a constant pressure P is delta W is equal to P into delta V. तो देखो कि यहाँ पे हम लोगों को लिखना है work done by the system. तो this you need to understand that कि work done by the system, work done by the system, ठीक है, against a constant pressure P, against a constant pressure, against a constant pressure P, ठीक है ना, against a constant pressure P is right, against a constant pressure P is. The work done by the system against a constant pressure P is delta W is equal to P into del V. So delta W is equal to P into delta W means change in work done. This is something which is change in work done. Delta V क्या हो जाएगा आपका? Change in volume. Change in volume. डेल्टा वी हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वर्क डन, ठीक है ना. डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? चेंज इन वर्क डन. डेल्टा वी हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है. पी हो जाएगा आपका प्रेशर. तो पी इज समथिंग विच इज प्रेशर हो गया. पी इज समथिंग विच इज प्रेशर हो गया, ठीक है. तो इसको लिखोगे फास्ट, जस्ट राइट इट डाउन फास्ट. लिखो, लिखोगे इसमें, ये आपने लिख लिया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. लिखो इसमें, जस्ट राइट इट डाउन. देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे कि चेंज इन वॉल्यूम हमने डेल्टा वी लिख दिया, जैसे कि आपने बोला कि फोर्स इज इक्वल टू सर हो जाता है प्रेशर अपॉन एरिया. तो ये जो है ना फोर्स हो जाएगा, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स. तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है. यू कैन से दैट कि फोर्स कैसा? नॉर्मल फोर्स. ये कैसा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स होगा. तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. आ गया समझ में? तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज प्रेशर. तो आप देखेंगे कि प्रेशर, तो अब आपको फोर्स की वैल्यू हो जाएगी. फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर इज समथिंग व्हाट? तो प्रेशर किसको बोलेंगे? तो प्रेशर बोलेंगे कि सर जो है वो मतलब एक्चुअल में प्रेशर टाइम्स एरिया, ठीक है. तो प्रेशर टाइम्स एरिया, इसी को बोला जा रहा है कि फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर टाइम्स एरिया मींस force pressure into area. So this is something which is force that is pressure into area. This is force that is pressure into area over here. Okay, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी बच्चे को? कोई डाउट? Anybody have any doubt in this? Just tell me fast. No doubt? तो इसको लिख लीजिए, लिखोगे, लिखो. If the system is a gas cylinder, लिखो. If a system is a gas cylinder, if the system is a gas in a cylinder, मतलब अगर सिस्टम क्या होगा? सिलेंडर में कोई एक गैस होगा, ठीक है ना. सिलेंडर में गैस होगा विद अ मूवेबल पिस्टन. लिखो, if the system is a gas in a cylinder, if the system is a gas in a cylinder with a movable piston, with a movable piston, the gas in moving the piston does work. The gas in moving the piston does work. ठीक है ना. तो जो भी गैस होता है पिस्टन में, जो मूव मतलब पिस्टन जब हम मूव करते हैं तो जो गैस होता है उसमें गैस के द्वारा वर्क डन किया जाएगा, ठीक है ना. तो वही बोल रहा है कि डज वर्क. तो गैस डज वर्क इन प्रेजेंट इन द सिस्टम. यू कैन से दैट एज अ सिस्टम हमने गैस को मान लिया है, ठीक है. किसी भी कंटेनर में प्रेजेंट है, पिस्टन का मूव कर रहे हैं. तो आपका वो आपको समझ में आएगा ना. प्रेशर और फोर्स, मतलब प्रेशर इज समथिंग व्हिच इज नॉर्मल फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर. हाँ, प्रेशर और थर्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना. तो प्रेशर और थर्स्ट में क्या डिफरेंस होता है? थर्स्ट जैसे होता है कि थर्स्ट, हाँ थर्स्ट भी होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर भी जो है फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है. तो देखो प्रेशर में कोई जरूरी नहीं है कि जो है बॉडी का डिफॉर्मेशन हो. थर्स्ट में क्या होता है कि बॉडी का
डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन मीन्स कुछ एक क्वांटिटीज तक वो डिफॉर्म करती है। डिफॉर्म मीन्स अपने शेप को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड थर्स्ट। जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि यहाँ पे जो है वो कोई भी एक पॉइंट पे आपने अप्लाई किया, राइट ना, तो पॉइंट पे वो भी प्रेशर ही होता है। थर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रेशर, ठीक है ना, थर्स्ट में एक प्रेशर ही होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, उसको भी हम लोग बोलते हैं थर्स्ट की समथिंग परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो इस बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस इज अ सॉलिड बॉडी, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ओनली, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू शेप, यस शेप थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज थर्स्ट, ऑफ कोर्स। तो इफ लाइक तो जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी सॉलिड में लगता है, राइट ना, सॉलिड में या कंप्लीटली जो रिजिड होते हैं, लाइक जिनकी रिजिडिटी काफी ज्यादा हाई होती है, तो वहां पे हम प्रेशर ही काउंट करते हैं, वी कैन नॉट काउंट थर्स्ट। थर्स्ट वहां पे होता है जहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है थोड़ा बहुत बॉडी का, ठीक है ना, थोड़ा बहुत भी होगा तो थर्स्ट में आ जाएगा, कंप्लीट भी होगा तब भी वो थर्स्ट में ही आता है, ठीक है। थर्स्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रेशर, यू कैन से दैट। तो कभी कभी हम लोग थर्स्ट फोर्स वगैरह बोलते हैं कि थर्स्ट इज कि फोर्स जो परपेंडिकुलर एरिया पे लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्स्ट, राइट। ओके, कोई प्रॉब्लम विकास? तो इसको लिखिए। तो अब देखो, अब अगर हम बोले वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इज समथिंग विच इज एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप समझ गए ना कि सर वॉल्यूम इज समथिंग विच इज व्हाट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी चीज आप समझ जाइए, वॉल्यूम इज समथिंग विच इज सर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम सर, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस क्या? डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग व्हिच in this case I am just discussing in the case of like this, work done by the system against a constant pressure P. In this I'm just like making you understand, okay, कि volume is equal to sir area into displacement, right। अब इसमें क्या हो जाएगा कि डेल्टा W is equal to P into डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर P वर्क डन बाई। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड डेल्टा U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा Q इज, यू नो दैट व्हाट इज हीट, दिस इज हीट, ठीक है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V। तो लिखोगे, नेक्स्ट लिखो आप वर्क डन बाय द सिस्टम, लिखो नेक्स्ट वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर P is। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। तो here in this case pressure is equal to constant, so you can say that here is pressure which is constant over here, pressure is constant, ठीक है। क्या constant है, pressure। You have to write it down here that pressure is constant in this case, pressure is constant, ठीक है। delta V is something which is change in volume, लिखो delta V is the change in volume of the gas, लिखो delta V is something which is change in volume of the gas, ठीक है। delta V is change in volume of the gas, delta W is change in work done, delta W is change in work done, delta W is मतलब वर्क डन, डेल्टा W is वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब देखोगे डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हमने लिखा था, समझो आप यहाँ पे। तो ये इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने यूज किया था, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगेन वी कैन राइट इट डाउन दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू सर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो अब डेल्टा W की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो, बिकॉज P इज कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डेल्टा Q, डेल्टा U प्लस P इंटू सर डेल्टा V, दिस इज समथिंग विच इज डेल्टा Q सर। तो डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V हो गया, ठीक है। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को, ठीक है। डेल्टा Q इज इक्वल टू U प्लस P इंटू डेल्टा ऑफ V होगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ W, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, राइट। तो लिखोगे यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, जल्दी लिखो फास्ट। मोस्ट ऑफ द हीट गोज टू इंक्रीज,
इसमें लिखोगे आप इसमें, ठीक है ना, ये लिख लो, this gives the next equation that is delta q is equal to, this gives the next equation that is delta q is equal to delta u plus delta q is equal to delta u plus p into delta v, delta q is equal to delta u plus p into डेल्टा v हो गया, ठीक है ना, डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस p इंटू डेल्टा v। आ गया समझ में, राइट, दिस इज द पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे अब हम लोग निकालते हैं, जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, ठीक है ना, डेल्टा यू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस के लिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालें, जब हम लोग लिक्विड से वेपर फेज में जाते हैं तो उस केस में लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर होता है 2000 सर 256 जूल पर ग्राम, ठीक है ना। तो फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सर 2256 जूल, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर की वॉल्यूम कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है लिक्विड फेज में, और 1671 सेंटीमीटर क्यूब होती है वेपर फेज में। तो लिखोगे 1 ग्राम ऑफ वाटर की वॉल्यूम जो है वो, ठीक है ना, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर की वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, राइट ना, इन लिक्विड फेज, राइट, इन लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज में कितना हो जाएगा बताओ, इन लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज में वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज एंड वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर का क्या होगा लिक्विड फेज में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, and volume of 1 gram of water, 1 gram of water in vapor phase, in vapor phase, vapor phase में क्या हो जाएगा बताओ, वेपर फेज में हो जाएगा 1671, तो दिस इज समथिंग विच इज 1671 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, volume of 1 gram water in vapor phase is 1671 centimeter cube, 1671 centimeter cube हो गया, ठीक है ना, this is the point that you can say, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर इन लिक्विड फेज इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इन वेपर फेज 1671 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट डू इट, डेल्टा W इज इक्वल टू, बताओ, समझ में आ गया, आ गया समझ में। तो ये लिक्विड और वेपर फेज में, तो इसका मतलब डेल्टा W की वैल्यू हो जाएगी P इंटू Vg माइनस ऑफ VL, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज, तो ये आपका आएगा 169.2 जूल, ठीक है। अब उसके बाद डेल्टा U जो है वो आपका कितना हो जाएगा 2000, 1 ग्राम ऑफ वाटर का डेल्टा Q कितना होता है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का बताओ, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो डेल्टा Q हो जाएगा, डेल्टा Q की वैल्यू 2256 जूल हो जाएगी, ठीक है। तो आप बताओ डेल्टा Q आपका ये हो गया 2256 जूल, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट, ठीक है। डेल्टा W की वैल्यू क्या हो जाएगी जी बताओ, डेल्टा W की वैल्यू हो जाएगी आपकी P इंटू सर Vc माइनस ऑफ VL, ठीक है ना। तो इसकी वॉल्यूम इन गैस, राइट, इज इक्वल टू P इंटू, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगी इंटू Vc, Vc कितना हो गया मतलब गैस फेज में यानी 1671 माइनस ऑफ 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.01 होता है एक्चुअल में वैसे इंटू 10 टू द पावर 5, ये इसको लिखते हैं 1.01, we used to write this as 1.01 into 10 to the power 5 into 1671 minus of 1, so this is how much,
ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको किस में कर दो आप, जूल में कन्वर्ट करना है ना इसमें, इसको तो इंटू 10⁻6 कर देंगे, राइट, 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा करने के बाद 1670 इंटू 10⁻⁻6, तो पूरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169.2 जूल। ठीक है ना, 169.2 जूल आ जाएगा, इसको लिख लो 169.2 जूल। तो यहाँ पे डेल्टा यू कितना हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा यू हो जाएगा आपका, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू कितना है आपका 2256 जूल माइनस ऑफ 169.2 जूल। ठीक है, इसको काउंट करो कितना हो जाएगा डेल्टा यू की वैल्यू, जस्ट काउंट इट, कितना हो जाएगा जी ये 2256 जूल माइनस ऑफ ये 169.2 जूल, कितना हो जाएगा करो 2086 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.8 होगा ना, 8 इसलिए 10 - 2 तो 2086.8 जूल। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हीट जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं लिक्विड से वेपर फेज में, ठीक है ना, तो हीट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो इंटरनल एनर्जी वाटर का क्या है ट्रांजिशन में है, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज, तो ये ट्रांजिशन में हो गया। ठीक है, तो हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस टू यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लिया, हाँ ऐसा लग रहा है केवल क्या हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को। ठीक है ना, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वर्क डन, दिस इज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इनटू डेल्टा V। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि मान लेते हैं कि डेल्टा Q जो है वो हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, तो सब्सटेंस को अगर हम डेल्टा Q हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में भी चेंज होगा, राइट, तो द चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है कहां से T से T प्लस डेल्टा T में। तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी कोई भी सब्सटेंस का क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो S इज समथिंग विच इज हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड दिस इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा ऑफ T। तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा हीट कैपेसिटी एज टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो जो हीट कैपेसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज हो गया, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही होगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इसको बोलते हैं हम लोग कि आपको हीट आपका क्या हीट सप्लाइड कितना है, हीट सप्लाइड है डेल्टा क्यू, तो हीट सप्लाइड इज समथिंग विच इज डेल्टा क्यू हो गया। ठीक है, तो जब कोई भी सब्सटेंस में हमने डेल्टा क्यू हीट सप्लाई किया, तो जैसे आपका ये सब्सटेंस हो गया, राइट, तो इसको आपने क्या किया डेल्टा क्यू हीट सप्लाई किया, तो इसके टेम्परेचर पहले कितना था, टेम्परेचर आपका पहले था टी, राइट, पहले टेम्परेचर था इसका T, लेकिन डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया डेल्टा T, तो T प्लस डेल्टा T, इसमें चेंज कितने का आया, तो चेंज कितने का आया टेम्परेचर, तो चेंज आया आपका डेल्टा T का। ठीक है, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा आपका T प्लस डेल्टा T। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज समथिंग, तो यू कैन से दैट कि हीट कैपेसिटी सर, हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी इज सर S। ठीक है, तो S इज समथिंग विच इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, मतलब चेंज इन व्हाट हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा Q को हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड देयरफॉर हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, तो M, तो दिस इज समथिंग यू कैन से दैट कि S इज directly proportional to S is directly proportional to the
मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस के मास के ऊपर जो है एस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एस इज हीट कैपेसिटी एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। फर्दर इट कुड डिपेंड ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्दर इट वुड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो, यू कैन से दैट ना, इट वुड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, it would also depends on the temperature, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, it will also depends on the temperature, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट इसको जो है वो चाहिए, a different amount of heat may be needed to like for a unit rise in temperature at different temperatures, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सब्सटेंस का है तो इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं इसका अमाउंट इंक्रीज होगा। तो हीट कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं कि सर जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हो जाता है वो कहीं ना कहीं मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये आपका केवल हीट कैपेसिटी था, तो दिस इज समथिंग विच इज हीट कैपेसिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज समथिंग विच इज स्मॉल एस, इसको बोलते हैं स्मॉल एस, ठीक है। वो आपका कैपिटल एस हो जाता है, राइट, ये आपका स्मॉल एस होगा, स्मॉल एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये आपका कैपिटल एस हो जाएगा, दिस इज कैपिटल एस, ठीक है जी, हो जाएगा कैपिटल एस और ये हो जाएगा आपका स्मॉल एस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका हो जाएगा, अब देखो हीट कैपेसिटी अपॉन मास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा हीट कैपेसिटी, दिस इज समथिंग स्मॉल एस इज द हीट कैपेसिटी। तो अच्छा ये आपका कैपिटल एस होगा, दिस इज कैपिटल एस, ये भी आपका कैपिटल एस हो जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल एस इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस, इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। ये कैपिटल एस मतलब ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, तो दिस इज समथिंग विच इज हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कैपिटल एस, दैट इज हीट कैपेसिटी। आ गया समझ में, इसको हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल एस एंड इसको बोल रहे हैं हम लोग हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपिटल एस आपका हीट कैपेसिटी हो गया, तो स्मॉल एस जो होगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन से दैट कि स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस अपॉन एम हो गया, ठीक है। तो कैपिटल एस अपॉन एम, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सर 1 अपॉन एम इनटू, ठीक है ना, कैपिटल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा क्यू अपॉन सर डेल्टा ऑफ टी, ये हो जाएगी 1 अपॉन एम इनटू डेल्टा ऑफ क्यू अपॉन डेल्टा ऑफ टी। आ गया समझ में, इसको लिख लो, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, देखो केवल हीट कैपेसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है ना, और डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के भी ऊपर। तो हीट कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका हो जाएगा 1 by m into delta q upon delta t, ठीक है। means s is or small s is here the like the specific heat capacity of the substance, it depends on the nature of the substance and temperature, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, it depends on nature of the substance and temperature, it depends on nature of the substance, depends on the nature of the substance, the nature of the substance and its temperature, and its temperature, and its temperature, ठीक है। तो नेचर और इसके टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, कौन, नेचर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। कौन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। तो 1 अपॉन m इनटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ऑफ टी हो गया, ठीक है। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज व्हाट, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट क्या हो जाएगा, unit of specific heat capacity is what, this is joule per kg, right, per kelvin, तो joule per kg per kelvin, तो लिख लो इसको, unit of specific heat capacity is
लिखो यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब बोलो कि सर जो है इसमें अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफाई किया जा रहा है, ठीक है ना, किस टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है ना, कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है और उसके टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मीन्स कि कैसा सब्सटेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है ना, कौन सा फेज है, तो फेज में कौन से फेज में उसका एग्जिस्टेंस हो रहा है, ठीक है ना, जनरली, और उसमें जो है उसका टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, राइट, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है। तो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द केस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आपको इसमें, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड रहेगा, मान लो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें, आप कहोगे सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे इसमें स्पेसिफाइड रहेगा, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है ना, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैं स्पेसिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, इसमें आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी रहता है, आपको पता ही है ना कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, स्पेसिफाइड रहता है, तो स्पेसिफाइड मींस व्हाट, तो ये आप कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स सर होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अगर आप देखें कि नंबर ऑफ मोल्स सर कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय व्हाट, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास आपका हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज समथिंग व्हिच इज गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास क्या हो जाता है, दिस शोज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, ये शो करते हैं कौन, हाँ, जो जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, जनरली। तो अब इसमें देखोगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर स्पेसिफाइड किया गया इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है इंस्टेड ऑफ मास इन केजी, तो यहाँ पे मास इन केजी नहीं, आपको नंबर ऑफ मोल्स जैसे म्यू के टर्म में रिप्रेजेंटेशन इसका किया हुआ है, तो म्यू के टर्म्स में अगर इसका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है तो उस केस में स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, तो हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस कितनी होगी, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो हीट कैपेसिटी, तो इन दिस केस यू कैन से दैट, इसको इरेज कर देना, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इज समथिंग विच इज व्हाट, हीट कैपेसिटी इज व्हाट, दिस इज heat capacity is something which is, this is C is equal to something which is S upon mu हो गया, तो C is something which is S upon mu, और S क्या हो जाएगा आपका 1 upon mu into क्या हो जाएगा del Q upon del T, del Q upon del T हो गया, ठीक है, तो del Q upon del T ऐसे लिख लो, और del T स्मॉल में लिखा है क्या, स्मॉल में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एस बड़ा वाला आएगा, ठीक है ना, हीट कैपेसिटी आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, तो एस जो है ना आपका हीट कैपेसिटी हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो हीट कैपेसिटी है, तो ये सी क्या है, लास्ट टू मी दैट कि सर सी क्या है, तो सी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, सी इज समथिंग विच इज मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, C is something which is molar heat capacity, that is 1 upon mu into delta Q upon delta of T, ठीक है, लिखो molar heat capacity is, ठीक है, molar heat capacity लिखोगे जल्दी से फास्ट, molar heat capacity, molar heat capacity of the substance, ठीक है ना, C is something which is molar heat capacity of the substance, ठीक है, तो इसमें लिखोगे C is independent of the amount of substance,
सी जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लिखो सी इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा सी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप ले रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट्स टेम्परेचर एंड द कंडीशन अंडर विच इट हीट इज सप्लाइड। तो सी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। सी डिपेंड्स ऑन, तो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस इज सी डिपेंड्स ऑन, तो सी किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये हम लोग समझते हैं। तो सी डिपेंड्स ऑन ए नंबर पर पोर्शन क्या हो जाएगा, सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस के नेचर के ऊपर, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, ठीक है ना। और सी क्या हो जाएगा, कंडीशंस अंडर विच हीट इज सप्लाइड, तो दिस इज कंडीशंस अंडर विच, कंडीशंस अंडर विच heat is supplied, conditions under which heat is supplied, जिसमें लिख लो C is known as molar heat capacity, C is known as molar heat capacity, molar specific heat capacity of the substance, molar specific heat मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। आ गया समझ में, ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से, राइट। तो इसमें देखोगे राइट ना, दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से। तो सी इज समथिंग विच इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, इसमें लिख लो C is the molar heat capacity of the substance. C is something which is this 1 upon mu into delta Q upon delta T. लिख लो फास्ट। देखो मेटल्स में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है, मेटल्स में बताओ। तो मेटल्स में जैसे जो है ना, देखोगे एल्युमिनियम की कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, 900 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है ना। कार्बन की कितनी होती है 506, कार्बन की कितनी होती है 506, ठीक है ना, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 900, ठीक है, एल्युमिनियम का 900 हो जाएगा, कार्बन का कितना होगा 506 होगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर का कितना होगा 386 होगा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसी तरह से लेड का कितना होगा 127.7, ठीक है, सिल्वर का कितना होगा 236.1, फिर उसका टंगस्टन का हो जाएगा 134.4। ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएंगे डिफरेंट मेटल्स के, राइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो गया, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर किसको बोलते हैं समझते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि वाटर का कितना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे। हीट का ओल्ड यूनिट मतलब पुराने जमाने से जो है वो चलता है कि हीट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में, तो हीट इज मेजर्ड इन कैलोरी, ठीक है। तो 1 कैलोरी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन 1 कैलोरी, क्या हीट को जूल्स में भी मेजर करते हैं, लेकिन ओल्ड यूनिट जो ओल्ड हमारा सिस्टम था ना हीट को मेजर करने का, हाँ जो बहुत पहले जो है सिस्टम हुआ करता था हीट को मेजर करने का,
वो आपका ओल्ड यूनिट ऑफ हीट जो था ना एक्चुअल में कैलोरी ही था। कैलोरी में हम मेजर करते थे हीट के यूनिट को, ओल्ड हमारा जो सिस्टम था, ठीक है ना, जनरली उस टाइम। तो वन कैलोरी जो है ना, कम से कम उसको डिफाइन करते थे कि वन कैलोरी वाज अर्ली, मतलब अर्लियर जो है उसको वन कैलोरी को किस तरह से डिफाइन करते थे, उसको आपको समझना होगा। That is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, ठीक है। तो 1 कैलोरी को हम लोग डिफाइन इस तरह से करते थे कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम गर्म करते हैं, राइट, तो अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेस कर जाता है, ठीक है ना, अगर उसका टेम्परेचर रेस कर जाता है 1 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है कि उसमें 1 कैलोरी ऑफ हीट हमने क्या दिया है, because you can say that कि in that case we have given 1 calorie of heat to that 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये चीज आपका था 1 कैलोरी का। तो अगर इसको हम मोर प्रिसाइज वे में देखें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है कहीं ना कहीं स्लाइटली वेरी करता है विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, वेरी कर जाती है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का वेरी करता है, स्लाइटली वेरी करता है, टेम्परेचर जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे क्या होता है, स्लाइटली वेरी कर जाता है विद टेम्परेचर, क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप इसमें पहले लिख लो 1 कैलोरी, लिखोगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में लिखो 1 कैलोरी। तो सबसे पहले लिखोगे ओल्ड यूनिट ऑफ हीट वाज, ओल्ड यूनिट ऑफ हीट वाज कैलोरी, ठीक है ना। ओल्ड यूनिट ऑफ हीट वाज समथिंग विच इज कैलोरी, ठीक है। तो ओल्ड यूनिट ऑफ हीट क्या था आपका, कैलोरी था। तो कैलोरी क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड यूनिट ऑफ हीट। तो हीट को बोलते हैं हीट का वर्ड यूनिट। तो 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो लिख लो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज, ठीक है ना। 1 कैलोरी को क्या बोलते हैं कि when the temperature of 1 gram of water, temperature of 1 gram of water is raised by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर जो है वो 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से रेज कर रहा है तो उस केस में बोलेंगे कि 1 कैलोरी ऑफ हीट सप्लाइड टू इट। तो 1 कैलोरी ऑफ हीट, यू कैन से दैट सप्लाइड टू इट। तो 1 कैलोरी ऑफ हीट सप्लाइड टू इट, ठीक है। तो इसको बोला जाता है when the temperature of 1 gram of water is raised by, when the temperature of 1 gram of water is raised by 1 डिग्री सेल्सियस। क्या, हाँ, 1 कैलोरी की कुछ वैल्यू इन विच टर्म्स, जूल में, हाँ, तो 1 कैलोरी की वैल्यू होती है जूल में, लिख लो, ठीक है ना। 1 कैलोरी की जूल में वैल्यू कितनी होती है बताओ, 4.184 जूल। तो अप्रोक्सीमेटली इसको बोलते हैं, दिस बिकम्स 4.2 जूल। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 4.184 जूल हो जाएगा, दिस इज 4.2 जूल हो गया, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज 4.2 जूल। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये पहले ऐसा बोला जाता था 1 कैलोरी को कि जब भी हम टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर का रेज करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, इसका मतलब 1 कैलोरी ऑफ हीट सप्लाइड उसको किया गया है। लेकिन आजकल के डेट में जो है अब नया प्रिसीजन जो आया था, ठीक है ना, कैलोरी का, उसमें ये है कि कहीं ना कहीं 1 कैलोरी को हम डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फिक्स्ड टेम्परेचर दे दिया। पहले क्या था कि हम कोई भी टेम्परेचर पे, पहले कहते थे कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो वो उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। लेकिन बाद में जब स्पेसिफिक हीट की जो है वो कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा, ठीक है, अगर हमें यूनिट टेम्परेचर इंटरवल जो है आइडेंटिफाई करना पड़ा कि कौन से टेम्परेचर में होगा 1 कैलोरी जो है एनर्जी, तो एक्चुअल में जब वाटर का टेम्परेचर जो है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वाटर का, ठीक है, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं वो आपका होगा 1 कैलोरी, ठीक है। इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कैलोरी बर्न,
तो वो तो आपका मस्कुलर हो गया ना, वो मतलब जो आपने एनर्जी आपके बॉडी में कैलोरी के फॉर्म में जो है स्टोर है, तो बर्न करने का मतलब कि आप जो है उस पर वर्क कर रहे हो, उस कैलोरी को क्या कर रहे हो, वर्क में आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी कर सकते हो, दौड़ के भी, या कोई वर्क करके आप लॉस कर रहे हो उस कैलोरी को, दिस इज कॉल्ड कैलोरीज। आप स्टेप बाय स्टेप भी चल के आप कैलोरी लॉस कर रहे हो, कैलोरी बर्न कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कैलोरी बर्न करना मीन्स आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं तो इट मींस दैट कि आपका कैलोरी बर्न हो रहा है, अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो इट मींस योर कैलोरी इज नॉट गोइंग टू बर्न, तो वो चीज हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ एनी पर्सन। तो यू कैन से कि कैलोरी बर्न की सब जहां तक बात आती है किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, कि दैट यू आर परफॉर्मिंग और नॉट, ओके, इट डिपेंड्स ऑन दैट। जैसे हम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है क्या करते हैं, तो जो 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 14.5 डिग्री सेल्सियस से अगर 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस केस में बोलेंगे कि क्या हो जाएगा आपका स्पेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज 1 कैलोरी ऑफ हीट विच इज सप्लाइड, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड, ठीक है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको लिख लो, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज the amount of 1 gram of water, the heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, okay, right? So after this we'll continue the next portion of this in the next class, okay, all right.